हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित मनोहर रे की बुक से 1A का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कक्षा 9 गणित हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आप पीएससी चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको इसमें पूरा का पूरा कोर्स यानी पूरी बुक से जितनी भी प्रश्नावली है, पूरा प्रश्न आपको फ्री में और वो भी तसल्ली बख्श मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए बच्चों, 20 और 40 के बीच में समधन पूर्णांक बताना है। तो 20 भी सम संख्या और 40 भी, लेकिन इसके बीच में हमें बताना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 20 और 40 को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक होगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। केवल 20 और 40 छूट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो प्यारे बच्चों, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से प्रारंभ करेंगे। एक न तो अभाज्य होती है और न भाज्य मानी जाती है। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2, 3, 1 से 10 तक हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 1 से 10 तक समस्त अभाज्य धन पूर्णांक क्या होगा? 2, 3, 5 और 7 इस क्रम से रहेगा। तो ये 4 संख्याएं हमारी 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा 2a+1 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक लिखिए। तो 2a+1 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक बच्चों क्या होगा? देखिए, क्रमानुयायी धन पूर्णांक जो है, किसी भी संख्या का अगर हमें क्रमानुयायी धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो इसमें हम +1 कर देंगे। जैसे 4 दिया है, 4 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? 5। 4 + 1 5। 7 है, 7 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक क्या होगा? 7 + 1 8। 8 का क्या होगा? 9। इसी क्रम से हमसे पूछा गया है 2a+1 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा? 2a+1 का क्रमानुयायी धन पूर्णांक होगा 2a+1 + 1। 2a+1 है ही, इसमें हम +1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2a, ये 2 होगा और ये 2a है, तो 2a+2 ये हमारा क्या होगा? इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो बच्चों, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम जान लीजिए क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं, वह संख्या होती है जिसे जोड़ने पर योगफल 0 होगा। तो कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर ऋणात्मक संख्या है तो वही धनात्मक संख्या होगी, और धनात्मक संख्या है तो सेम वही ऋणात्मक संख्या। क्योंकि जैसे 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे हम कि 0 आ जाएगी? तो 4 का वही ऋणात्मक -4, 4 में माइनस जोड़ दीजिए तो 4 - 4 0 हो जाएगा। -3 है, इसका हमें बताना है योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों हम क्या करेंगे? -3 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? +3।
तो इसलिए हमारा सीधा सा एक उत्तर होता है कि योगात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है, तो सेम उसी संख्या के आगे आप माइनस लगा दीजिए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? -2/3। आप इसी को आंसर कर दीजिए, यानी सेम यही संख्या होगी, इसी के आगे आप ऋणात्मक लगा दीजिए। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5। परंतु बच्चों आपसे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, किसी संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? हम उसे किस संख्या से गुणा करें कि एक आ जाए, वो भी प्लस या -1 नहीं, केवल एक आना चाहिए, यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और एक होना चाहिए। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है कि जिस संख्या से गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा सा, जैसे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम -1 को -1/5 से, ध्यान दीजिए, -1/5 से अगर गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 ऊपर 5 नीचे कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस होता है और 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह वही होता है, इसको पलट देते हैं ऊपर नीचे, यानी कि 5 का मतलब 5/1 होता है, और आप 5/1 को पलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही रहेगा, धनात्मक है तो धनात्मक। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/, ध्यान दीजिए, -1/5 होगा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, आपको दो चीजें हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उस संख्या में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो इसमें क्या होता है? चिन्ह बदलता है। गुणात्मक प्रतिलोम में किस संख्या से गुणा करें कि 1 हो जाए, उसी संख्या उसी चिन्ह के साथ अंश हर हो जाता है, हर अंश। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2/3 को पलट दीजिए 3/2। इसी तरह 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर 3/4 है तो पलट दीजिए 4/3, अगर -3/4 है तो पलटेंगे -4/3 होगा, चिन्ह वही रहेगा, केवल ऊपर नीचे पलट जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। आइए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम। P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, इसी के आगे आप माइनस लगा दीजिए, और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, P-Q के आगे माइनस लगा दीजिए। चाहो तो इसका जो है प्रसार कर लो, देखो, जैसे जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -P हो जाएगा, और अंदर का चिन्ह, अगर यहाँ माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाता है, +Q होगा, तो Q-P भी कह सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही -P-Q कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × यक्स कथन सत्य है? ध्यान दीजिए बच्चों, 5 × 3 × यक्स बराबर दिया है 5 × 3 × 2। जो चीजें ज्ञात है, कंप्लीट है, उसका गुणनफल निकाल लीजिए। 5 × 3 × यक्स का मान क्या होगा? 5 × 3 = 15, 15 × यक्स 15 यक्स बराबर क्या है? 5 × 3 × 2, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30। अब 15 यक्स बराबर 30, तो यक्स बराबर 30/15 बराबर 2 होगा। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है
जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ध्यान दीजिए बच्चों, योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है? योज्य प्रतिलोम किसी संख्या की वो संख्या होती है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो केवल 0 ऐसी संख्या है जो कि स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। याद करने वाली चीज है, केवल 0 स्वयं की योज्य प्रतिलोम होता है। और ध्यान दीजिए, 1 स्वयं का गुणन प्रतिलोम होता है, यानी 1 को आप चाहे जिस संख्या से गुणा कीजिए कि 1 आ जाए, केवल 1 को 1 से ही गुणा करेंगे तब 1 आएगा। तो स्वयं की योज्य प्रतिलोम संख्या 0 होती है और स्वयं की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1 होती है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम। यदि a एक सम संख्या है, सम संख्या क्या होती है बच्चों? मान लीजिए कि a बराबर क्या है, सम संख्या यही है 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से अनंत तक होती हैं। तो हमने a बराबर 2, 4, 6 इत्यादि संख्याएं मान लिया। अब हम मानेंगे a बराबर 2, तब a-b है इंटू a-1 है इंटू a+1 है। a के स्थान पर 2 प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा और 2 प्लस 1 3 होगा। 1 गुणे 3 जो कि क्या है, विषम है। इसी प्रकार अगर हम a बराबर 4 मान लें तो a बराबर 4 मानने पर 4 गुणे a, क्योंकि ये क्या है, a-1 है तो हो जाएगा 4-1 इंटू 4+1, क्योंकि a+1 है तो 4-1 3 होगा और 4+1 5 होगा। तो 3 गुणे 5 बराबर 15 होगा, 15 जो कि विषम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः a-1 इंटू a+1 एक विषम संख्या है और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, संख्या रेखा पर 5 और 4 का योग ज्ञात कीजिए। योग लिखिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर आप अपने स्केल में देखेंगे तो वहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर रेखाएं होती हैं। जहाँ रेखाएं हों वहाँ आप अपनी लाइन में चिन्ह से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दीजिए। उसके बाद कहीं भी एक स्थान पर 0 लिख दीजिए। फिर 1-1 अंक पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इत्यादि तक आप इसको लिख लीजिए। फिर क्या करना है, 5 में 4 जोड़ना है, 0 से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है। आप ऐसे तिर्यक रेखा खींच दीजिए, एक यहाँ और ये एक यहाँ खींच दीजिए और इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए। ये हमारा 5 का टुकड़ा जो है कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमें 4 टुकड़ा और जोड़ना है तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे ही यहाँ पर भी कर लीजिए, आप ऐसे ही मिला दीजिए। अब इसका टोटल योग करना है तो यहाँ प्रारंभ में एक खड़ी रेखा और इस रेखा से कुछ ऊंची जानी चाहिए और अंत में ये बड़ी रेखा और इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए। इन दोनों रेखाओं का ये योगफल दिखा रहा है। तो यहाँ इसका योगफल क्या हुआ, यहाँ 0 से शुरू है, देख लिए 9 पर समाप्त है। इसका मतलब क्या है, 5 + 4 बराबर 9। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं।
यानी कि हमें सत्य और असत्य बताना है। तो ए है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो मान लीजिए कि माना अभाज्य धन पूर्णांक 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट इस क्रम से है। अब हम दो अभाज्य संख्याएं यहाँ आपको दिखाने के लिए गुणा भी किया गया है, लेकिन यहाँ योग हमें ज्ञात करना है, पूर्णांकों का योग। तो 2 + 3 मान लीजिए दो अभाज्य पूर्णांक हमने जोड़ दिया, 2 + 3 ये 5, ये क्या है अभाज्य है। लेकिन अगर अगला अभाज्य 3 और 5 हमने जोड़ा तो 8 आया, 8 भाज्य है। तो इस क्रम से हम देख रहे हैं कि ये कभी अभाज्य होगा, कभी भाज्य होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग अभाज्य होता है, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है सदैव अभाज्य होता है। जबकि हमने देखा कि सदैव अभाज्य नहीं है, कभी अभाज्य है तो कभी भाज्य है। अतः दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यह कथन असत्य है। अब हम प्रश्न नंबर ये बी दूसरा कॉलम जो है इसका खंड बी हल करेंगे। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, यह कथन सत्य है, क्योंकि 2, 3 ये क्या है अभाज्य है, इसको गुणा किया हमने 6 आया, 6 क्या है भाज्य है। दो अभाज्य संख्या हमने लिया 3 और 5 गुणा किया, 3 गुणे 5 क्या हो गया 15, 15 क्या है भाज्य है। इसलिए अब यहाँ ध्यान देना है, यह कथन असत्य, ये कथन भी असत्य है। ये कह रहे हैं सदैव अभाज्य होता है लेकिन भाज्य होता है। अब हम उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सी खंड हल करेंगे। यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। यह कथन इनका है कि अगर ए एक ऋण पूर्णांक संख्या है और बी भी ऋण पूर्णांक संख्या है तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो ऋण पूर्णांक संख्या होगा। यही इसमें हमें दिखाना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। माना ए बराबर -1 और बी बराबर -2, तब ए प्लस बी जोड़ा गया है। ए के स्थान पर हमने ए को -1 माना है और बी को -2 माना है। इसमें जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस, ये प्लस कट जाएगा, -1 -2 -3 होता है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये इस दोनों ऋणांकों का, दोनों ऋण पूर्णांकों का योगफल भी ऋण पूर्णांक हुआ। अतः दो ऋण पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है। यह कथन क्या है बच्चों, सत्य है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, परंतु फिर भी आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ए एक क्या है धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक 1, 2, 3 ये अनंत तक ये संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट, तब a बराबर 1 मानने पर ये क्या होगा, a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 बराबर होगा, a के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। इसका मतलब 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये होगा 1 दूना 2 3 6 6 चौक 24। तो 24 क्या है 24 से पूर्णतया विभाजित होगा। अगली संख्या हम 2 मान लेंगे। a बराबर 2 मानने पर a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, क्योंकि a के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3
बराबर में होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो 120 क्या है, यानी 120 24 से पूर्णतया विभाजित है। अतः ए एक धन पूर्णांक है, तब ए इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 24 से पूर्णतया विभाजित होगा, ये सिद्ध है। इसी को हम कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 ये देखिए क्या कह रहा है। यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित कथ संख्याओं में से कौन कौन सम है। हमें सम संख्या बताना है। देखिए संख्याएं दिया है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, कामा ए प्लस बी, कामा ए इंटू बी, कामा ए इंटू ए प्लस 1 और बी इंटू बी प्लस 1। तो बच्चों हमने मान लिया ए क्या कह रहा है, समधन पूर्णांक है और बी विषम पूर्णांक है, तो ए बराबर 2 मानेंगे और बी बराबर 3 मानेंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, 4 क्या है, सम है। बी स्क्वायर, बी को 3 माना गया है, 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 क्या है, विषम है। ए प्लस बी 2 प्लस 3 सम प्लस विषम, 2 प्लस 3 5, 5 क्या है, विषम है। ए गुणे बी 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, 6 क्या है, सम है। ए इंटू ए प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 1 3, 2 गुणे 3 6, ये क्या है, ए इंटू ए प्लस 1 भी सम है। बी इंटू बी प्लस 1, ये बी के स्थान पर अब 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 प्लस 1, 3 गुणे 4 3 चौक 12, 12 क्या है, सम है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 13 भी आपके समझ में अच्छी तरह से बच्चों आ गया होगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। धन पूर्णांक में किन किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ए बराबर दिया है 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर है 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, जबकि नियम है ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, और 3 के स्थान पर ए प्रयोग करेंगे, बी के स्थान पर 8 के स्थान पर बी और 7 के स्थान पर सी। तो नियम होगा ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, और ये वितरण नियम, योग पर गुणा का वितरण नियम के आधार पर ये सत्य है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बी की तरफ बढ़ेंगे। बी क्या कह रहा है, 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर, अब यहाँ पर 3 5 और 9 ब्रैकेट में था, यहाँ 3 और 5 ब्रैकेट में है, 9 बाहर है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 3 प्लस 5 प्लस 9, तो ये क्या होगा, 3 प्लस ब्रैकेट में जोड़ेंगे अलग, 9 5 14, 3 प्लस 14, और यहाँ 3 प्लस 5 ब्रैकेट में है तो ये 8 होगा और बाहर में प्लस 9, तो 3 प्लस 14 ये 17 होगा और 8 प्लस 9 बराबर भी 17। 3 प्लस 14 ये 17 होगा और 8 प्लस 9 बराबर भी 17। और बच्चों ये योग के साहचर्य नियम पर आधारित है, अतः ये कथन सत्य है। और अब हमारा सी खंड है, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, 3 गुणे 2 बराबर होता है 2 गुणे 3, यहाँ हम ए बराबर 3 मान लेंगे और बी बराबर 2 मान लेंगे, तब ए गुणे बी बराबर होगा बी गुणे ए। ये गुणा के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है, क्योंकि योग और गुणा का अगर हम क्रम बदलते हैं तो आंसर वही आता है। जैसे कि 4 गुणे 3 कहिए तब भी 12, 3 गुणे 4 कहिए तब भी 12। इसी प्रकार ए गुणे बी बराबर भी ए बी और बी गुणे ए बराबर भी ए बी। ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर भी
बी प्लस ए या ए प्लस बी होता है। इसको कहते हैं, अगर गुणा का क्रम बदला है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम, अगर जोड़ का क्रम बदला है तो योग का क्रम विनिमय नियम। और डी नंबर है 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, तब ए बराबर 3। हम ये ए का वैल्यू निकाला गया है, ए का वैल्यू यहाँ 3 आया है, यहाँ भी 5 था, इधर भी 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ ए है, और दोनों पक्ष बराबर हैं, तब 3 का मान ए होगा। इसको हम निरसन नियम कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, -2 तथा 5 को दर्शाइए। हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम अपना स्केल उठाएंगे। स्केल उठाकर हम एक लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। रेखा पर जैसा कि हमने पहले संख्या रेखा वाले में बताया था कि 1-1 सेंटीमीटर पर जो निशान होता है, उस निशान के स्थान पर हम यहाँ निशान ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे। बीचों बीच में जीरो बांध लीजिए। जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या होगी और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। हमेशा ये ध्यान कीजिए कि जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या होती है। तो यहाँ एक एक क्रम पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लिखेंगे। बाईं तरफ निगेटिव में लिखेंगे अंक को -1, -2, -3, -4 और -5। हमें संख्या रेखा पर क्या क्या दर्शाना है, ध्यान दीजिए। -5 यहाँ है, एक आप छोटी सी रेखा खींच दीजिए, तीर द्वारा इसको दर्शा दीजिए, -5 है। इसी प्रकार जहाँ -2 है, यहाँ ऐसे -2 दिखा दीजिए। 0 पर एक रेखा, खड़ी रेखा खींच दीजिए तीर द्वारा और यहाँ 0 दिखाइए। 1 पर एक खड़ी रेखा खींच दीजिए, 1 हो गया, और 2 पर इस तरह से 2, और पॉजिटिव 5 पर इस तरह से 5 कर दीजिए। ये हमारी संख्या रेखा पर दर्शाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इतने सारे प्रश्न को, यानी कि अब हमारा आज का प्रश्नावली 1A यही समाप्त होता है। इसको एक ही वीडियो में हमने यहाँ समाप्त किया है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो इसको नया मत मानिए, क्योंकि इस पर आपको फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगना है। और ये भी नहीं है कि अन्य जो है चैनलों की तरह हम आधे में 3 अभ्यास या 4 अभ्यास लगाकर इसको बीच में छोड़ देंगे। आपको इसमें पूरा कोर्स मिलेगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके आप पीएससी चैनल, पांडे स्टडी क्लास चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता है, जो मैं पढ़ाता हूँ ये अच्छी तरह से आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। और कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप पीएससी चैनल को वरीयता देंगे। बेस्ट ऑफ लक।